11th में दे रखा था, बट आई डोंट नो कि कितने लोगों ने लिख के रखा है या नहीं लिख के रखा है, बट स्टिल मैं अभी वापस देने जा रहा हूँ, जो आपके नीट JEE CET के लिए बहुत ही कॉमन है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहला यहाँ पे टाइम पीरियड का इक्वेशन था, तो टाइम पीरियड में इक्वेशन था हमारा सबसे पहला T = 2 पाई R अपॉन V। आई होप आप लोगों को ये पता होगा कि ये इक्वेशन आया कहाँ से एग्जैक्टली, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था। तो टाइम फाइंड आउट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, और जहां पे सर्कल होता है तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम लोग 2 पाई R लिखते हैं, राइट। मतलब सर्कमफरेंस अपॉन सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल पर यूनिट लीनियर वेलोसिटी। ये फॉर्मूला क्लियर हुआ क्या सबको? यस सर। ओके, आफ्टर दैट V को हम लोगों ने रिप्लेस किया था किससे? R ओमेगा से। सो 2 पाई into R upon R omega, where the R will get cancelled and here we get the first equation 2 pi upon omega। मैंने आपको बोला था कि ये टाइम पीरियड का पहला फॉर्मूला है, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, राइट। यहां तक सब लोगों ने लिखा था क्या? यस सर। ओके, आफ्टर दैट गाइस यहाँ पर कुछ और भी फॉर्मूलाज ऐड होंगे, बट बिफोर दैट we need to do the frequency। can you know me what do you mean by the frequency? फ्रीक्वेंसी का मतलब? स्टूडेंट्स माइक आपका म्यूट कर दो। Can you know me what do you mean by the frequency? Paz, Harshada, Paz, Harshada, Ankush, मोहम्मद। सर नंबर ऑफ वर्क डन पर सेकंड सर। राइट, मतलब देखो टाइम पीरियड का मतलब क्या था? द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू डू द वन वर्क। मतलब एक काम करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या बोलता है कि एक सेकंड में कितना काम हो सकता है। सुना आप लोगों ने? फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहा है कि एक सेकंड में कितना काम होता है। अब कुछ फर्क नहीं पड़ता कि चैप्टर्स के अकॉर्डिंग उनके डेफिनेशन चेंज हो रहे हैं, बट फॉर्मेट वही रहेगा। नंबर ऑफ वर्क शुड बी डन इन 1 सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है। तो अगर यहाँ पे रोटेशनल डायनामिक है, तो अगर यहाँ पे सर्कुलर मोशन का कंडीशन लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे दैट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन परफॉर्म बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकेंड। यस और नो एवरीवन? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन परफॉर्म बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकेंड, आइदर वी कैन से पर यूनिट टाइम आल्सो। तो ये कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा। डेफिनेशन समझा क्या सबको? यस सर। डेफिनेशन क्लियर हुआ क्या सबको? अभिषेक शुक्ला? यस सर। Okay, give the next heading frequency. Give the next heading frequency and write down its definition. The number of revolution performed by a particle. The number of revolution performed by a particle. The number of revolution performed by a particle performing uniform circular motion. I repeat, the number of revolution performed by a particle performing uniform circular motion in 1 second. In 1 second. Is called what? Its frequency. Okay. अब गाइस यहाँ पे टाइम पीरियड का हमें फॉर्मूला एक मिल चुका था, T = 2 पाई अपॉन ओमेगा, राइट। टू पाई अपॉन ओमेगा, समझे? ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों को मिला हुआ था। अब फ्रीक्वेंसी का जरा चेक कर लेते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी का जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो ये है n = 1/t। समझे आप लोगों? n = 1/t। अब गाइस टाइम पीरियड का इसी के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला बन जाएगा T = 1/n। समझे आप लोग? टाइम पीरियड के दो फॉर्मूलाज हैं, मतलब दो तरीके से कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेंज किए जा सकते हैं, और इन पे डिपेंडेंट जो न्यूमेरिकल्स भी होंगे वो दो टर्म्स पे होंगे। तो टाइम पीरियड में जिस टाइप का गिवन होगा उस टाइम का फॉर्मूला आप लोग यूज कर लोगे। अब गाइस यहाँ पे टी का फॉर्मूला हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो टी का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो
1/2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा ऊपर जाएगा, सो इट विल बिकम ओमेगा/2 पाई। ये समझे क्या सब लोग? ये फ्रीक्वेंसी Yes, का sir. सेकंड फॉर्मूला है। समझ में आया फ्रीक्वेंसी का? यस सर। मतलब दो टाइम पीरियड के फॉर्मूलाज क्रिएट हो गए, दो फ्रीक्वेंसीज के फॉर्मूलाज क्रिएट हो गए। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग नोट कर लेना, आप लोग नोट करके लिख लेना। देखो, एक सबसे पहले ओमेगा यहां से मिलेगा टाइम पीरियड के फॉर्मूला से, तो ओमेगा के भी यहाँ पे दो फॉर्मेट्स होंगे। सबसे पहला होगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। समझे? 2 पाई अपॉन टी, ये पहला समझा आप लोगों का? मतलब टाइम पीरियड के फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से हम लोगों ने ओमेगा का एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया, और ओमेगा का एक फॉर्मूला यहां से भी मिलेगा। मतलब 2 pi n. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n। मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल नहीं होगा, लाइक ओमेगा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इस पे डिपेंडेंट कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। लेकिन ज्यादातर एंगुलर वेलोसिटी ढूंढने मिलता है न्यूमेरिकल में, तो अगर टाइम पीरियड दिया होगा तो 2 पाई अपॉन टी यूज करोगे, और फ्रीक्वेंसी दिया होगा तो 2 पाई n यूज करोगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. समझ में आया सबको? लिख लो, फॉर्मूलाज लिख लो, और टाइम पीरियड में एक फॉर्मूला और ऐड कर लो। टाइम पीरियड में एक फॉर्मूला और ऐड कर लो। एंड कीप योर माइक ऑन म्यूट एवरीवन। जब भी पूछूंगा तभी बोलना। जब कुछ डाउट होगा उस टाइम पे आप लोग अनम्यूट किया करो, या फिर जब मैं पूछता हूँ तभी। डन? Yes, sir. अलमास, अंकुश, अंशुल, देविका, फैज, वरुण, अभिषेक, Yeah, done. वैष्णवी, वैदिका, डन एवरीवन? अभिषेक शुक्ला, यस सर। पढ़ रहे हो कि नहीं? सर मैं सर नेटवर्क इशू हो गया था सर, वापस से रिजॉइन किया अभी ओके जस्ट। ओके, ठीक है। अभिषेक ये यस देखो, सर। यहाँ पे टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी के कुछ मैंने फॉर्मूलाज लिख के रखे हैं, वो लिख लो। ओके सर, लिख रहा हूँ सर। फ्रीक्वेंसी का मतलब पता है आपको? यस सर, पता है सर। राइट, सर लिख लो 1 सेकंड में फटाफट। जितना वर्क होता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना? वेरी नाइस, वेरी नाइस। लिख लो, ये पूरा फॉर्मूला लिख लो, जो न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, न्यूमेरिकल को शॉर्टकट करने में काम आएंगे ये।
डन ऑल? Yes, sir. Done. अभिषेक हुआ लिख के? सर बस नोट बाकी है। ओके सर डन। ओके। अब गाइस नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल पे आने के पहले हम लोगों ने 11th में भी ये टॉपिक तो किया ही था, ऐसा नहीं है कि टॉपिक नहीं किया हुआ है, बट कुछ कॉमन टॉपिक हैं जो यहाँ पर आ गए हैं। तो ये टॉपिक करने के पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लेते हैं कि 11th में मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक डेरिवेशन था। मोहम्मद याद है? मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या फॉर्मूला मिला था? क्या फॉर्मूला मिला था मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का? मैंने 3 पॉइंट प्रूफ करके निकाले थे वहां पे और बोला था लिख के रखना, आगे 12th में काम आएगा। सबसे पहला था A इज इक्वल टू वी ओमेगा, दूसरा था v स्क्वायर अपॉन r और तीसरा था v ओमेगा। ऐसे 3 फॉर्मूला दिए थे क्या मैंने? यस और नो एवरीवन? मोशन इन प्लेन में ये फॉर्मूलाज मैंने आप लोगों को दे रखा था। यस सर, दिया था सर। और एक और बात, हाँ यहाँ पर ये जो v ओमेगा है ना, v की जगह पे अगर मैं r रख दूं तो r ओमेगा स्क्वायर बन जाता है ये, तो ये r ओमेगा स्क्वायर के फॉर्मेट में रखते हैं। ओके, ये 3 फॉर्मूलाज हैं जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं। ओके, अब हम लोग इनको यूज करने वाले हैं, इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। सो कैन यू नो मी व्हाट डू यू मीन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स? बोलो, सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या था मतलब, क्या था ये? Sir, when a particle performs circular motion, sir, the force is towards the center of the circle, sir. Centripetal. मतलब बेसिकली कि जब भी कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो अगर वो सेंटर के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेंटर से अवे जा रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल है। ये सुनो। Yes, sir. ओके, तो अब मतलब इसको कंप्लीट स्टेटमेंट वाइज कैसे लिख सकते हैं हम लोग? फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन along the radius of the circle and directed towards to the center of circle. Along the radius directed towards to the center of circle, that is known as the सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर ये डेफिनेशन इस तरीके से होगा, लेकिन सिंपली वापस यहाँ पर इसी तरीके से याद रखना है कि सेंट्रीपिटल है तो मतलब सेंटर के टुवर्ड्स है, सेंट्रीफ्यूगल है मतलब सेंटर से अवे है। तो गाइस सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल को मैंने कुछ और भी पॉइंट से लिंक किया था। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल को मैंने कुछ और भी पॉइंट से लिंक किया था, एंड आई होप कि आप सब थे मोशन इन प्लेन में। Yes, sir. Real force and not real force, sir. Pseudo Confused, force, sir. Yeah, pseudo pseudo force, force, sir. Yes, sir. रियल फोर्स एंड स्यूडो फोर्स। और कौन से पॉइंट से लिंक किया था? और कौन से पॉइंट से लिंक किया था मैंने? बोलो। और भी कुछ था मोहम्मद, याद करो जरा। Yes, sir. Trying, sir. सेंट्रीपिटल फोर्स सॉरी गाइस, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, क्या मुझे उस पॉइंट का नाम पता चल सकता है क्या? और कौन से 2 पॉइंट थे जो सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, रियल, स्यूडो के साथ में लिंक में थे? Inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. I hope you all are remember it. याद है किसी को inertial and non-inertial frame of references? नहीं याद है?
सर याद था सर, आपने वो बस वाला एग्जांपल दिया बट अभी थोड़ा भूल गए सर, हाँ। तो रिवाइज करा दो सर। बस का एग्जाम्पल था, लिफ्ट का Yes, एग्जाम्पल था। यस सर। और मैंने उस टाइम पे भी आप लोगों को क्लियर किया था कि देखो ये पॉइंट्स आगे आप लोगों को मिलने वाला है, मैं अभी बता रहा हूँ ताकि आपको पहले से ही प्रिपेयर रहो। ये सारे डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं अगर देखने जाओगे तो। भूल रहे हो आप लोग? अभिषेक, अभिषेक, अंकुश, अंशुल, सर दीपक, क्या कराया था? ये सारे पॉइंट्स याद हैं आप लोगों को? सर पॉइंट्स तो कराया था पर पॉइंट्स क्या है वो नहीं याद आ रहा सर। सारे डेफिनेशंस, फॉर्मूला सब लिखा दिए थे यस सर। मैंने। देखो मैं स्टार्टिंग से ही आप लोगों को बोल रहा हूँ कि नीट और जेडब्ल्यू के फॉर्मेट्स में हम लोगों को चलना है, ठीक है? और ये फॉर्मेट मैं स्टार्टिंग से ही लेके चल रहा हूँ और आप लोगों को फॉर्मूलाज दे रहा हूँ। हो सके तो याद रखो। मैंने आप लोगों को बोला था कि जो 11th स्टैंडर्ड का आपका नोटबुक होगा उसको कहीं आप लोग इधर उधर रख नहीं देना, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है। उसके अंदर बहुत सारे मैंने पॉइंट्स दे रखे हैं आप लोगों को। क्या वो नोट सब लोगों ने रखा है संभाल के? यस सर, रखा है सर। सब लोगों ने? सबका नहीं पता सर, मैंने तो रखा है। यस सर, रखा है। तो रखा है तो कब निकाल के चेक करोगे? मोशन इन प्लेन निकाल के जरूर चेक करना एक बार, अगर आप लोग लेक्चर अटेंड किया है तो। यस इज दैट क्लियर ऑल? यस सर। ओके, आफ्टर दैट गाइस अब इसके आगे बढ़ेंगे तो जरा हम लोग क्लियर कर लेते हैं सेंट्रीपिटल। रियल फोर्स स्यूडो फोर्स से स्टार्ट करता हूँ। रियल फोर्स तब जनरेट होता है, दैट रियल फोर्स व्हिच इज प्रोड्यूसेस ड्यू टू द इंटरैक्शन बिटवीन द टू बॉडी। मतलब जब दो बॉडी एक दूसरे से कोलाइड होती है, इंटरैक्ट होती है, तो वहां पर रियल फोर्स जनरेट होता है। मतलब बताया था ना मैंने, अगर आप भिड़ जाते हो किसी भी चीज से जाकर तो आपकी नाक वाक टूट जाएगी, तो याद रखना वो रियल फोर्स का इम्पैक्ट की वजह से टूटा हुआ है। रियल फोर्स दिखाई दे रहा है। तो रियल फोर्स विच इज हैविंग अ रियल ओरिजिन, मतलब दो डेफिनेशन है यहाँ पे। दैट रियल फोर्स विच इज प्रोड्यूसेस ड्यू टू द इंटरैक्शन बिटवीन द टू बॉडी एंड इट इज हैविंग अ ओरिजिन। अब स्यूडो फोर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो स्यूडो फोर्स का मतलब क्या होता है? स्यूडो फोर्स विच इज प्रोड्यूसेस व्हेन द बॉडी गेट एक्सेलरेटेड। याद रखना, दैट स्यूडो फोर्स प्रोड्यूसेस व्हेन द बॉडी गेट एक्सेलरेटेड। जब भी बॉडी एक्सेलरेट होती है तो स्यूडो फोर्स जनरेट होता है। अब एक और भी पॉइंट है, दैट स्यूडो फोर्स व्हिच डज नॉट हैविंग द ओरिजिन। स्यूडो फोर्स में ओरिजिन नहीं होता, समझा आप लोगों ने? अब अगर इसको हम लोग किसी एग्जांपल के बिहाफ पे समझें तो फॉर एग्जांपल कि एक कार है and a person who is sitting inside the car and that car which is rotating on a circle पे घूम रहा है अभी। अब होता क्या है वहां पे, सबसे पहले स्टार्ट होने के टाइम पे कार स्टार्ट जब होती है तो कार आगे बढ़ जाती है, हम पीछे बढ़ जाते हैं। यस और नो? यस सर, कभी ऐसा बिल्कुल। हुआ है? जैसे ही कार स्टार्ट होती है, कार एक्सिलरेट होती है तो कार आगे जाती है, हम पीछे चले जाते हैं। तो ये पहला स्यूडो फोर्स का एग्जांपल है। दूसरा, जब ये कार घूम रही थी उस सर्कल पे, तो अगर कार राइट साइड में जा रही है तो आप लेफ्ट साइड में जाओगे। यस और नो? यस सर। तो ये पहला एग्जांपल है स्यूडो फोर्स का, मतलब स्यूडो फोर्स के एग्जांपल में है ये। रियल फोर्स का मतलब क्या हो जाता है कि ये हमेशा इंटरैक्शन के ही टाइम पे जनरेट होता है, सेंटर पे ही होता है, मतलब इसके पास सेंटर पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल कि एक व्हीकल है, वो आगे बढ़ रही है, आपकी बॉडी भी उसके डायरेक्शन में बढ़ रही है, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ। द बॉडी विच शुड बी मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जिस डायरेक्शन में कार जा रही है उसी डायरेक्शन में आप मूव हो रहे हो। दैट डजंट मैटर कि सम टाइम आपकी बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो जाती है, बट आप मूव हो रहे हो व्हीकल के साथ में। तो ये भी एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग रियल फोर्स का। अब गाइस, और बेसिकली सबसे अच्छा एग्जांपल तो वही होता है कि जब दो बॉडी आपस में कोलाइड होती है तो उसकी वजह से जो भी कोलिजन की वजह से जो भी इम्पैक्ट दिखाई देता है दोनों बॉडीज में, वो रियल फोर्सेस होते हैं। ये एग्जांपल है रियल फोर्स और स्यूडो फोर्स का। इज देयर एनी डाउट इन इट? किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। कुछ डाउट है रियल फोर्स स्यूडो फोर्स में किसी को? बोलो। अभिषेक, क्लियर है पॉइंट? रियल फोर्स स्यूडो फोर्स? यस सर। ओके। अब याद रखना, रियल फोर्स स्यूडो फोर्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को फॉलो कर रहे हैं। अब उसके बाद गाइस अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या हो रहा है? बेसिकली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हो गया रियल फोर्स, मतलब रियल फोर्स के कॉलम में आता है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्यूडो फोर्स के कॉलम में आता है।
तो अगर हम लोग इसको समझे, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है एंड दैट पर्सन हु इज स्टैंडिंग इनसाइड अ लिफ्ट एंड दैट लिफ्ट व्हिच शुड बी मूविंग अप एंड डाउन विद कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड से वो अप डाउन करता है, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एग्जैक्टली क्या होता है, इट इज ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गुड, मतलब जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस को फॉलो करता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस को फॉलो नहीं करता है। मतलब यहाँ पर भी क्या होगा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल हम लोग समझे, तो लिफ्ट जब नीचे आती है तो हम अपवर्ड फोर्स फील करते हैं, और जब ऊपर जाती है तो हम डाउनवर्ड फोर्स फील करते हैं। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ये एग्जांपल हो गया कि लिफ्ट के साथ आपकी बॉडी भी अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो याद रखना, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में रियल और स्यूडो फोर्सेस भी आ जाते हैं। मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉज को फॉलो करता है, मतलब वो एक रियल फोर्स के जैसा बिहेव कर रहा है जिसके पास एक सेंटर पॉइंट होता है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ओबे नहीं करता है, मतलब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कंडीशन में आ जाता है। ये से दो कंडीशन बन जाते हैं। स्यूडो फोर्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ओबे नहीं करता, मतलब उसके पास सेंटर पॉइंट नहीं है, मतलब वो स्यूडो फोर्स जैसा बिहेव कर रहा है। इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा है, मतलब उसके पास सेंटर पॉइंट है। समझ रहे हो, मतलब वो एक रियल फोर्सेस का होगा। ये ऐसे दो कैटेगराइज हो जाते हैं, एक आ जाता है हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कॉलम में दूसरा पॉइंट आ जाता है रियल फोर्स का, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दूसरा पॉइंट आ जाता है स्यूडो फोर्स का। ये क्लियर हुआ, ये दोनों पॉइंट, चारों पॉइंट क्लियर हुए क्या सबको? चारों पॉइंट क्लियर हुए क्या सबको? यस सर। अब गाइस यहीं पर आ जाता है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कर रहा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को ओबे कर रहा था, मतलब जो बॉडी है फोर्स के डायरेक्शन में जाएगी, मतलब सेंटर के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगी। अब जो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब किसकी तरह है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह है, मतलब ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ओबे नहीं करेगा, मतलब इसके पास सेंटर पॉइंट नहीं है। सेंटर पॉइंट नहीं है मतलब जो बॉडी है वो सेंटर के टुवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं होगी, वो सेंटर से अवे होगी। सेंटर से अवे किसी भी डायरेक्शन में जाए, और जब ये सेंटर से अवे होगी तो इसे सेंट्रीफ्यूगल कह देंगे। समझ में आ रहा है? ये है तो सब एक ही, लेकिन इनको एक्सप्लेनेशन करने के इनके तरीके डिफरेंट डिफरेंट है। सबसे पहला रियल फोर्स स्यूडो फोर्स, रियल के पास ओरिजिन है और स्यूडो के पास ओरिजिन नहीं है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉज को फॉलो करता है, मतलब ये सेंटर के टुवर्ड्स जाएगा। स्यूडो फोर्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ओबे नहीं करता, मतलब ये सेंटर के टुवर्ड्स नहीं जाएगा, इसके पास सेंटर नहीं है। अब यहीं पे सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल आ जाता है। सेंट्रीपिटल मतलब अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेंटर को फॉलो कर रहा है, मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा है, मतलब ये सेंटर के टुवर्ड्स जाएगा। सेंटर के टुवर्ड्स जाएगा मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और हमारा जो स्यूडो फोर्स है उसके पास ओरिजिन नहीं है, मतलब यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्क कर रहा है, मतलब ये सेंटर के टुवर्ड्स नहीं जाएगा। टुवर्ड्स नहीं है तो मतलब कहाँ पे रहेगा, ये अवे होगा। अगर सेंटर से अवे होगा तो इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तीनों का? ये तीनों किस तरीके से लिंक होकर वर्क कर रहे हैं? यस और नो एवरीवन? अभिषेक, अदिति? सर एक बार रिपीट करूं सर, थोड़ा स्लो से सर, आधे तक समझ आ रहा था, फिर आप थोड़ा स्पीड में चले गए, फिर नहीं समझ पाया। ओके 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 ओके। देखो तीनों को ना कैटेगराइज करता हूँ, मतलब ध्यान से जरा समझना कि तीनों का रिलेशन एक दूसरे से कैसे है। तीनों सेपरेट सेपरेट समझ में आ गया ना? रियल हाँ फोर्स, सर वो समझ आ गया सर, लेकिन आप थोड़ा आराम से बोलो तो थोड़ा वो होगा ना सर। ठीक है ठीक। देखो सबसे पहला जो रियल फोर्स है, मैं एक एक करके सबको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। रियल फोर्स तब जनरेट होता है जब दो बॉडी एक दूसरे से इंटरैक्ट होती है, मतलब कोलाइड होती है, इसके पास सेंटर होता है। स्यूडो फोर्स ये तब जनरेट होता है जब बॉडी एक्सिलरेट होती है और इसके पास सेंटर नहीं होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये न्यूटन्स के लॉस को फॉलो करता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स के लॉस को ओबे नहीं करता, फॉलो नहीं करता। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर के टुवर्ड्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर के अवे होता है। क्या सारे पॉइंट सेपरेटली क्लियर हुए क्या? यस सर। सबको क्लियर हुए? अभिषेक, आदित्य, अलमास? सर। ओके तो अभी यहाँ पर ये सेपरेट था, अब इनका जरा लिंक समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास रियल फोर्स है, रियल फोर्स के पास सेंटर है, मतलब कोई भी बॉडी अगर आएगी तो वो मतलब न्यूटन्स के लॉस को ओबे करेगी, मतलब वो सेंटर के टुवर्ड्स जाएगी।
तो अगर कोई भी बॉडी न्यूटन्स के लॉस को ओबे कर रही है मतलब वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। 2 पॉइंट आ गए यहाँ पे। रियल फोर्स के पास सेंटर है मतलब बॉडी सेंटर के टुवर्ड्स जाएगी, और अगर कोई बॉडी सेंटर के टुवर्ड्स जाएगी मतलब वो न्यूटन्स के लॉस को ओबे करेगी, मतलब उसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। और अगर कोई बॉडी सेंटर के टुवर्ड्स जा रही है तो इस कॉन्सेप्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। तीनों का कंडीशन समझ में एक साथ कैसे रिलेट होते हैं? Yes, रियल sir. फोर्स के पास सेंटर है, अगर कोई भी बॉडी है, अगर वो सेंटर के टुवर्ड्स जा रही है मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स को ओबे करेगी, और अगर सेंटर के टुवर्ड्स जा रही है मतलब ये न्यूटन्स के लॉस को ओबे कर रही है, मतलब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी एग्जिस्ट कराती है। मतलब एक ही जगह पे तीनों पॉइंट आ रहे हैं। आपको इनको सेपरेट ही एक्सप्लेन करना होगा, लेकिन याद रखना अगर नीट और जेडब्ल्यू में तीनों को लिंक करेंगे तो इस तरीके से लिंक कर सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये तीनों का फॉर्मेट एक ही है, वैसे तो ज्यादातर करते नहीं है, बट अगर करते भी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों एक लाइन में कैसे आते हैं। मोहम्मद अभी क्लियर है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. पक्का सर। अब मेरे को दूसरा कॉलम एक्सप्लेन कर सकते हो आप, तीनों एक लाइन में? सर सूडो फोर्स है तो उसके पास सेंटर नहीं होगा, अगर सेंटर नहीं तो उसके पास सर वो नहीं होगा, इट वोंट फॉलो न्यूटन्स लॉ। अगर न्यूटन्स लॉ नहीं फॉलो हो रहा है देन द ऑब्जेक्ट फोर्स इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, हेंस इट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। राइट, वेरी नाइस। समझ में आया सबको किस तरीके से याद रखना है इसको? यस और नो? यस सर। ओके, आगे बढ़ जाए। अब यहाँ पे पहला हेडिंग दे दो सेंट्रीपिटल फोर्स। फर्स्ट हेडिंग दो सेंट्रीपिटल फोर्स and write down force acting on a particle performing circular motion. Force acting on a particle performing circular motion along the radius of circle. I repeat that sentence. Force acting on a particle performing circular motion along the radius of circle. Along the radius of circle. I repeat one more time. Force acting on a particle performing circular motion along the radius of circle. Along the radius of circle and directed towards the and directed towards the complete karo, towards the what? Center. Center of the circle is called centripetal force. Is called centripetal force. Done everyone? अब गए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, न्यूटन सेकंड लॉ फॉर्मूला क्या है? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है मतलब न्यूटन्स के लॉस को ओबे करेगा, और न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन क्या था? मास इनटू एक्सेलरेशन। सो हियर वी यूज द मास इनटू एक्सेलरेशन। अब याद रखना यहाँ पे बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, मतलब ये एक्सेलरेशन के मतलब सर्कुलर मोशन में जितना भी एक्सेलरेशन का इक्वेशन जनरेट हुआ है, याद रखना रेडियल एक्सेलरेशन है ये, तो ये सारे रेडियल एक्सेलरेशन इसके अंदर एग्जिस्ट हो जाएंगे। एक सेकंड ना, इट्स अ सेंट्रीपिटल, तो मतलब यहाँ पे इसके 3 फॉर्मूला क्रिएट हो जाएंगे। सबसे पहला एम वी ओमेगा, दूसरा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और तीसरा एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर ये याद रखना गाइस कि तीनों ही फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादातर डेरिवेशन में यही फॉर्मूला यूज करते हैं। मतलब जब भी आपसे सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा जाएगा, सो एट दैट टाइम यू हैव टू से एम वी स्क्वायर अपॉन आर। याद रखना जब भी एम वी स्क्वायर मतलब सेंट्रीपिटल पूछा जाएगा तो आपको एम वी स्क्वायर अपॉन आर ही यूज करना है। और हाँ, अगर एक भी फॉर्मूला मिल जाता है तो बाकी दोनों फॉर्मूलाज भी इजिली निकाल सकते हैं। यस और नो? यस और नो एवरीवन? यस। ये फॉर्मूलाज लिख लो। और गाइस अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखें तो वेक्टर फॉर्म में ये इस तरीके से दिखेगा, माइनस
mr ओमेगा स्क्वायर। याद रखना यहाँ पे नेगेटिव साइन में लिखा हुआ है, मतलब सेंटर के टुवर्ड्स है, वो रियल फोर्स को ओबे कर रहा है, तो मतलब हम लोग इसके डायरेक्शन के बारे में पता कर सकते हैं। और r को वेक्टर साइन दे दूँ, डायरेक्शन। सर डन। डन ऑल। Yes, sir. ओके अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल का डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो बताओ मुझे। अभी लिखो मत, पहले बताओ मुझे सेंट्रीफ्यूगल का डेफिनेशन कैसे होगा। मोहम्मद। Sir, force acting on a particle performing circular motion along radius of circle and directed away from the center of the circle is called centrifugal force. वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब यहाँ पर खाली टुवर्ड्स की जगह पे अवे होगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर कोई पार्टिकल फोर्स के डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा है, उसके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो हम उसका एग्जैक्ट डायरेक्शन बता सकते हैं क्या? No, sir. अगर पार्टिकल सेंटर के टुवर्ड्स नहीं आ रहा है तो हम लोग इसका एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा, फॉर्मूला सेम होगा, माइनस साइन नहीं आएगा। ये समझ में मैंने माइनस साइन क्यों हटाया वेक्टर फॉर्म से? Yes, sir. क्योंकि हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में एग्जैक्ट डायरेक्शन बता ही नहीं सकते। ओके, ये मतलब बोला गया कि भाई सेंटर से अवे है, बट कौन से डायरेक्शन में वी डोंट नो एग्जैक्टली। जब वो फोर्स के डायरेक्शन में आएगा तो हम लोग एग्जैक्टली बता पाते हैं, बट अगर फोर्स के डायरेक्शन में नहीं है तो एग्जैक्ट उसका डायरेक्शन हम नहीं बता सकते, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज नहीं करते। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो डेफिनेशन लिख लो और ये फॉर्मूला लिख लो। फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ एक होमवर्क। मैंने एक होमवर्क दिया था, उसके बारे में फिर याद दिलाता हूँ मैं आपको। एंड बिफोर दैट ये लिख लो, स्टेटमेंट लिखो और फॉर्मूला लिख लो। डन सर। डन ऑल। Yes, sir. ओके, अभिषेक, शुक्ला, अलमास, अफीफा, अंकुश, यस सर डन। Yes, sir, done. हर्षदा,
खुशी, प्राची, और भाई जिनका नाम नहीं पता है वो भी बोल दिया करो कभी कभार, खाली सुनते ही रहना स्टडी नहीं है। अभिनव, Yes, sir. यस सर। आज वरुण कुछ नहीं बोल रहा है, क्या बात है भाई? वरुण, वरुण समझ में आ रहा है या नहीं? वरुण कुछ डाउट नहीं है आपको? एक होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को, याद है? होमवर्क था राइट हैंड थंब रूल। कुछ ढूंढा है आप लोगों ने? अभिषेक, यस सर। अंकुश, कुछ राइट हैंड थंब रूल मिला अकॉर्डिंग विद द सर्कुलर मोशन? सर थंब एंगुलर वेलोसिटी डिनोट करता है। देखो इस साल टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, बट गाइज इससे राइट हैंड से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछ सकते हैं और 1 मार्क के क्वेश्चंस में आ सकता है। मोहम्मद, यस मोहम्मद, सर। यस सर। राइट हैंड थंब रूल। सर वो मुझे नहीं मिला सर। देखो सिंपल सा फॉर्मेट है, जैसा कि आप लोगों ने 11 में कर रखा है, वो मैग्नेटिक फील्ड और करंट का सेम ऐसे ही फॉर्मेट है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इमेजिन द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू बी हेल्ड इन आवर राइट हैंड, कर्ल द फिंगर अराउंड इट एंड आउटस्ट्रेच द थंब। मतलब अपने फिंगर्स को मतलब इमेजिन करो कि एक एक्सिस आपके राइट हैंड में है, फिंगर को कर्ल करो, मतलब सर्कल सा, जैसे सर्कल सा ड्रॉ करते हैं हम लोग, सर्कल, कर्ल द फिंगर अराउंड इट एंड आउटस्ट्रेच द थंब। अब ये जो हमारा फिंगर है ये सर्कल की तरह मूव हुआ है, इट मीन्स दैट कर्ल्ड फिंगर विच इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ particle performing circular motion, and outstretched thumb which is represents the angular displacement. याद रखना जो फिंगर कर्ल्स है, that curl finger which is representing the direction of a particle performing circular motion, और ये जो थंब है, थंब रिप्रेजेंट करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझे? याद रहेगा, सिंपल सा मतलब 2 चीज आपको याद रखना है। कर्ल्ड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। सुना आप लोगों ने? कर्ल्ड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, एंड आउटस्ट्रेच्ड थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई बता सकता है? वरुण आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत ही स्लो आ रही है। दीपक, अभिषेक, अभिषेक शुक्ला, यस सर। बता सकते हो? कर्ल फिगर shows the direction of particle performing circular motion। जो हमारा कर्व फिंगर है, जो हम लोगों ने फिंगर्स को घुमाया हुआ है, वो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। और जो थंब है जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये हमारा थंब रिप्रेजेंट करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये 2 पॉइंट याद रखनी है बस। मैं स्टेटमेंट का आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूंगा, लेकिन अभी कोई स्टेटमेंट बोल सकता है आप में से? Sir, the curled fingers represent the direction of particle performing सर्कुलर मोशन, and the thumb shows the direction of angular displacement. Sir, but इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे सर, ये रूल का? ये एप्लीकेशन है, राइट हैंड थंब रूल एप्लीकेशन है ना सर? एग्जांपल से समझाओ सर। टेक्स्ट बुक में वेलोसिटी दी है, एंगुलर वेलोसिटी दी है। ए भाई तो टेक्स्ट बुक का छोड़, जो बता रहा हूँ वो समझो। टेक्स्ट बुक में आपके काफी सारे करेक्शंस हैं वरुण। हाँ, और एंगुलर वेलोसिटी का कोई डायरेक्शन नहीं है राइट हैंड थंब रूल में, ये बात याद रखना। डोंट बी कंफ्यूज इन दैट, ओके? क्या बोल रहे हो?
राइट हैंड थंब रूल में एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड कोई भी पॉइंट नहीं है। सुना वरुण आपने? मिसगाइड मत हो। हाँ मोहम्मद, यस सर। मोहम्मद आप क्या पूछ रहे थे? आप क्या पूछ रहे थे? सर ये रूल का एप्लीकेशन सर। इसका एप्लीकेशन, अब कभी आप लोगों ने सर्कल देखा है? रोड पे सर्कल होता है। यस सर, देखा है सर। जब कोई व्हीकल उस सर्कल पे घूम रही है तो क्या परफॉर्म कर रही है? सर्कुलर मोशन सर। तो अगर हम लोगों ने फिंगर को कर्ल किया है तो फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल। डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। समझे? यस सर। ओके। अब यहाँ पर जो आउटस्ट्रेच थंब है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्या है यस ये? सर, एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाता बट अभी यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है। बट अब अगर कभी हम लोग फेस टू फेस लेक्चर हो पाया अगर ये साल में, तो मैं आपको बताऊंगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कैसे जनरेट होता है। एक्चुअली थंब को जब ऊपर उठाते हो ना, यस तो सर। जब तक थंब नीचे है तब तक ये इनिशियल पॉइंट पे है। मतलब एक सेकेंड ना, ये हमारा सर्कल है, ठीक है? जब तक सर थंब है, थंब नीचे है, तब तक ये इनिशियल पोजीशन पे ए पे है। और जैसे यस थंब को उठाते हैं तो वो फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाता है बी पे। तो उसके बीच में एक ऐसा एंगल क्रिएट होता है। तो आउटस्टेप थंब यही रिप्रेजेंट कर रहा है। सर, बट राइट हैंड रूल में वो एंगुलर हाँ, डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री हो जाएगा सर। कुछ फर्क नहीं पड़ता, डिग्री नहीं बताना है वहाँ पे, खाली इतना ही यस। बताना है कि एंगल, वो जो थंब आउटस्ट्रेच हुआ है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। सर तो इनिशियल से फाइनल पे गया है। ये रूल हाँ, कहाँ पर यूज करेंगे सर? हर जगह जहां पर भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा, अर्थ पे, मून पे। यस सर। सर समझे? फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका रूल यूज किया था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने के लिए, तो राइट। इसमें हम लोग को क्या पता चलेगा सर? यहाँ अच्छा पर हाँ, एग्जांपल दे एंगल दिया का मैं। डायरेक्शन, यस सर, समझ गया एंगल सर। एंगल का डायरेक्शन। ओके, कि एंगल यस कौन सर। से डायरेक्शन में है। यस सर, समझ गया सर। ओके, मतलब उसके अंदर भी है ना, अगर अपवर्ड में है तो कौन से डायरेक्शन में था, अगर डाउनवर्ड है तो कौन सा डायरेक्शन में है। अपवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? यस सर, और इस तरीके निकिता से। ने एग्जांपल दे दिया एक बॉटल कैप ओपन करने का। हाँ, वो तो देखो, वो तो टॉर्क के लिए बताया था आप लोगों को, याद है? वो टॉर्क का था, पॉजिटिव टॉर्क नेगेटिव टॉर्क था। बट ठीक है, मतलब इस तरीके से भी इमेजिन कर सकते हो यस कि सर। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे है तो वहां पे, समझे? ये राइट हैंड समझ में आया सबको? राइट हैंड थंब रूल। यस सर। ओके ओके, राइट डाउन वन क्वेश्चन। derive the expression for derive the expression for maximum safety speed derive the expression for maximum safety speed with which vehicle with which vehicle should move along should move along a curve horizontal road a curve horizontal road. State the significance of it. State the significance of it. सुना आप लोगों ने क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। I repeat the question. Derive the expression for maximum safety speed with which vehicle should move along a curved road. State the significance of it. मतलब जब भी कोई भी व्हीकल कर्व रोड पे घूमती है, रिवॉल्व हो रही है, तो उस टाइम पे मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड कितनी होनी चाहिए। आप लोगों ने कभी देखा है रोड पे लिखा होता है कि यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड इज 40, मैक्सिमम स्पीड इज 60। यस सर। कभी मेजर किया है आप लोगों ने? रोड पे लिखा होता है। यस सर। तो गाइस उस रोड का मैक्सिमम स्पीड ये वहीं पे लिखा होता है जहाँ पे कर्व है या फिर स्लोप है।
वहीं पे ये स्पीड लिखा होता है, गो स्लो एंड दैट कार विच शुड बी ए स्पीड शुड बी 60 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, वहां पे लिख देते हैं। तो ये किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला है उसके पीछे, तो वो फॉर्मूलाज आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मतलब फॉर्मूला चेक करेंगे कि कैसे डिराइव हुआ है फॉर्मूला। समझ में आ रहा है कहाँ पे यूज होने वाला है ये मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला? Yes, sir. ओके, तो गाइस विल गो पॉइंट टू पॉइंट। राइट ऑन फर्स्ट, कंसीडर अ व्हीकल ऑफ मास एंड एक और बात है, आप लोगों को डायग्राम बना हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। एक सेकंड में जरा डायग्राम दिखा देता हूं आप लोगों को। देखो डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को? डायग्राम दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। अब बेसिकली गाइस यहाँ पे हो क्या रहा है, कंसीडर द व्हीकल ऑफ मास m मूविंग विद द स्पीड v अलोंग द हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। मतलब एक सबसे पहला पॉइंट हम लोग जो मैंने आप लोगों को बताया हमेशा, दैट स्टेटमेंट शुड बी स्टार्ट विद द कंसीडर और सपोज। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को यही लिखना है, कंसीडर अ पार्ट व्हीकल ऑफ मास m मूविंग विद अ स्पीड v अलोंग अ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। सेकंड पॉइंट में लिख सकते हो आप लोग, व्हाइल टेकिंग अ टर्न व्हीकल परफॉर्म्स द सर्कुलर मोशन। याद रखना जब वो टर्न लेता है तो टर्न लेने के टाइम पे इट शुड बी परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन, और जैसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो गाड़ी बैलेंस रहने के लिए सेंटर के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होती है। इट मींस दैट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। याद रखना सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे किसकी वजह से जनरेट हो रहा है? Frictional. याद रखना फ्रिक्शनल फोर्स। मैं 3 पॉइंट आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे कैसे जनरेट होती है। तीनों पॉइंट याद रखना। सबसे पहला, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर अर्थ सरफेस पे है तो फ्रिक्शन की वजह से जनरेट होता है। सुना आप लोगों ने सबसे पहला पॉइंट? Yes, sir. अगर सरफेस पे सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट हो रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से ही जनरेट होगा, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, अगर ये स्पेस में है या फिर ऑर्बिट्स में है, तो अगर ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट या फिर रॉकेट रिवॉल्व हो रहा है, रोटेट हो रहा है ऑर्बिट में, तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। दूसरा पॉइंट सुना आप लोगों ने? Yes, sir. सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे किसकी वजह से जनरेट होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तीसरा, इलेक्ट्रॉन्स जब अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं तो याद रखना वहां पे इलेक्ट्रॉन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से जनरेट होता है। सुना तीनों पॉइंट? Yes, sir. ये पॉइंट जरा याद रखना आप लोग। तो अभी यहाँ पर व्हीकल कहाँ पे रिवॉल्व हो रही है? सर वापस बोलना। सॉरी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। Sir, surface पे हो रही है आपकी। सरफेस पे फ्रिक्शन की वजह से। टायर और रोड सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है ना। सर आपने पूछा कहाँ पर हो रहा है तो उसका आंसर दिया था मैंने। ओके ओके ओके, ठीक है। अभी सिंपल ये याद रखना कि जब भी कोई व्हीकल चल रही है रोड सरफेस पे, सो इट इज हैविंग द सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। It means while that vehicle which should be taking a turn, at that time it is having a centripetal force which is provided by the frictional force. तो centripetal force का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? mv mv square स्क्वायर upon r। अपॉन आर। ये याद रखना, जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स पूछूंगा आई वांट द आंसर mv स्क्वायर अपॉन r। इज दैट क्लियर ऑल? Yes, sir. यस ओके, सर। तो अभी ये डायग्राम बना लो आप लोग। ये डायग्राम बना लो फटाफट, मैं थोड़ा इजी करके ये डेरिवेशन आप लोगों को दे दूंगा। अभी डायग्राम बनाओ।
डन? No, sir. Done everyone? Sir, done. Okay. No. Write down the first point. Consider a vehicle of mass m, small m. Consider a vehicle of mass m moving with speed v. Moving with speed v along a horizontal curve. I repeat. Consider a vehicle of mass m moving with speed v along a horizontal curve road. Along a horizontal curve road of radius r. Of radius r. फर्स्ट पॉइंट लिखा सबने? फर्स्ट पॉइंट लिखे हुआ सबका? अब सेकंड पॉइंट में लिखो while taking a turn vehicle performs circular motion. Vehicle performs circular motion. Vehicle performs circular motion. लिखा सबने? टर्न लेने के टाइम पे व्हीकल कैसा परफॉर्म कर रहा है? Circular motion. Circular motion. Good. Next point में लिखो centripetal force is provided by the frictional force. Centripetal force is provided by the frictional force. Centripetal force is provided by the frictional force between tires and road. Between tires and road. Between tires and road. लिखे सबने? यस सर। क्लियर है तीनों पॉइंट? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब गाइस नेक्स्ट लाइन में लिखो सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय centripetal force is given by centripetal force का फॉर्मूला क्या लिखूं? mv square upon r. राइट, mv स्क्वायर अपॉन r इज इट आवर इक्वेशन नंबर 1। अब पहले पूरा समझ लो फिर उसके बाद लिखना, ठीक है? अब गाइस मैंने आप लोगों को फ्रिक्शंस के लॉज बताए थे, याद है? पहले मुझे बताओ कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं? याद है? Sir, 2 types, subsection and अंकुश, rolling friction. एक और भी टाइप है, तुम लोग नाम खराब करोगे यार मेरा। Static हाँ? sliding. यस, मतलब 3 टाइप Yes. के फ्रिक्शंस हैं यहाँ पे, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को स्लाइडिंग फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, अब मैंने कुछ लॉज बताए थे। बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में कुछ लॉज हैं। स्टैटिक में 3 लॉज थे और काइनेटिक में 4 लॉज थे। तो जो स्टैटिक है, ओके, तो स्टैटिक में जो फर्स्ट लॉ है और काइनेटिक में जो फर्स्ट लॉ है दोनों ही सेम है। और वहां पर मैंने आपको बताया था दैट स्टैटिक फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। यस और नो? स्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है? नॉर्मल रिएक्शन से। And if we convert into the equal sign at that time, we required something constant proportionality, so we use the mu s into n. That mu s which is representing the coefficient of static friction. बताया था ये? Yes or no? बताया था। यस सर। तो अभी ये सेकेंड लॉ हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन का कंडीशन है। तो दैट एफ एस विच इज इक्वल टू mu s into n
ये मतलब फ्रिक्शन का फर्स्ट लॉ है। मतलब फिजिक्स में बैलेंस, बॉडी को बैलेंस करने का काम दो जगह से होता है। पहला हमारा जो फ्रिक्शन है, और दूसरा, फ्रिक्शन मतलब समझ रहे हो ना, बॉडी के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, और नॉर्मल रिएक्शन बॉडी के वेट को बैलेंस करता है। याद रखना, ये दोनों ही बैलेंस करने के काम है, इसलिए दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सुना आप लोगों ने? यस सर। तो नॉर्मल रिएक्शन देखो, वहां पे व्हीकल में बना है ना, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो याद रखना, नॉर्मल रिएक्शन को वेट से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वेट को बैलेंस करता है। नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस करता है? बोलो। वेट। mg। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट जरा याद रखना, दैट नॉर्मल रिएक्शन विच इज बैलेंस इज द वेट ऑफ द व्हीकल। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, बट n इज इक्वल टू mg। मैं एक सेकेंड आप लोगों को बताता हूँ हाँ, डायग्राम में किस तरीके से दिखता है ये। फॉर एग्जाम्पल ये रोड है और यहाँ पे अपने पास एक व्हीकल है, ठीक है। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होता है हमेशा वर्टिकली अपवर्ड होता है, और जो बॉडी का वेट होता है हमेशा डाउनवर्ड होता है। मोहम्मद, लॉज ऑफ मोशन में थे? मोहम्मद, यस सर। तो लॉज ऑफ मोशन में मैंने क्या बताया था, दैट अपवर्ड कंपोनेंट विच इज बैलेंस द डाउनवर्ड कंपोनेंट। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पर देखो, अपवर्ड कंपोनेंट क्या है? n है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन। और किसको बैलेंस कर रहा है ये? वेट बॉडी ड्यू के टू वेट को। ग्रेविटी। समझ में आया? n यस इज सर। इक्वल टू mg क्यों है, समझ में आया? यस सर। ओके, अब n की जगह पे हम लोग mg यूज कर लेंगे। इक्वेशन क्या मिलेगा यहाँ पे? fs विच इज इक्वल टू म्यू एस इनटू mg। यस और नो? ये मिल गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज दैट सेंट्रीपिटल फोर्स which is provided by the frictional force. Yes or no? यस सर। So here we use the mv square upon r is equal to mg, where the mass will get cancelled, and here we get the equation. एक सेकेंड गाइस, यहाँ पर म्यू भी है, mm will get cancelled, keep that v square as it is, r को इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे, so म्यू s r g v is equal to अंडर रूट म्यू एस आर जी। गैस, ये जो मैंने म्यू एस लिखा है ना, आप लोग म्यू भी लिखोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है यहाँ, अगर आप एस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इज दैट क्लियर ऑल? yes। तो जो मैक्सिमम स्पीड चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? अंडर रूट म्यू आर जी। ये फॉर्मूला है जिससे हम लोग स्पीड को कैलकुलेट करते हैं कि किस रोड पे कितनी स्पीड होनी चाहिए। समझे? यस और नो? यस सर। यस सर। सर लिखे? ऑफ कोर्स लिखना है, तो क्या कर रहे हो, जल्दी लिखो।
Done everyone? Yes, Yes, sir. sir. समझ में आया सबको? Yes or no guys? सबको क्लियर है ये डेरिवेशन? Yes, sir. सोच समझ के बोलो मुझे, सोच समझ के, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक डेरिवेशन मैं अभी आपको देने वाला हूँ। हाँ सर, एक बार सारे इक्वेशंस देख लो और मुझे बताओ कि क्लियर है या नहीं। जरा देख के बताना, हाँ, क्योंकि इससे रिलेटेड सेम न्यूमेरिक, सेम एक डेरिवेशन देने वाला हूं। वेल ऑफ डेथ कभी देखा है आप लोगों ने? वेल ऑफ डेथ, देखा Yes, नहीं sir. पर मूवीज वगैरह मौत का देखा कुआं। देखा है सर। हाँ, देखा है। तो उस पे क्या होता है, जो व्हीकल होती है वो व्हीकल उस जो वॉल है, वो जो वेल है उसके वॉल पे रोटेट होती रहती है। देखा है ना? Yes, sir. हम्म, तो अब ये क्लियर हो गया सबको? रब कर दूं ये? कर दो सर। ओके, अब मैं इसी से रिलेटेड आपको एक डेरिवेशन देता हूं, जरा देख के मुझे बताओ कि समझ में आया है या नहीं वो डेरिवेशन। देखो, देखना, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. अब गाइज यहाँ पर एक फॉर्मूला इन लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ है, बी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस। सबको दिख रहा है? हाँ सॉरी, मिनिमम। ये डेरिवेशन देखो, इनके पॉइंट्स रीड करो एंड लेट मी नो इक्वेशन समझ में आए हैं या नहीं, या फिर मैं कराऊं। याद रखना, यहाँ पे जो स्टैटिक फोर्स है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है, Fs is equal to mass due to gravity. It means that upward component which is balanced the downward component, and that normal reaction which should be provide the necessary centripetal force. So that N is equal to mv square upon r, and Fs which is equal to mass due to gravity. समझा सर। And in that case, the force of static friction is always less than or equal to mu s into N. It means normal reaction. एक काम करो, डायग्राम बना लो फटाफट, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। Yes, sir. डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो। derive the equation for the minimum speed of the vehicle, drive-in speed of the vehicle drive-in, driven, drive-in in the horizontal circle, driven in the horizontal circle in a well of death, in a well of death, well of death। देखा क्वेश्चन सबने? Yes, sir. ड्रॉ दैट डायग्राम फास्ट। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो ना, चेक करना है मुझे। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन, वेल ऑफ डेथ दिखाया है,
derive the equation for the minimum speed. Derive the equation for the minimum speed of the vehicle driven in horizontal circle in a well of death. In a well Thank you, of sir. death. Okay. डायग्राम बना लो फटाफट. Done, sir. Done all? We'll go point to point. सबसे पहला पॉइंट लिखो, कंसिडर अ व्हीकल ऑफ मास हैं? स्मॉल m. ऐसे झूठ क्यों बोला तूने कि पापा बोल पूछ रहे हैं? कीप योर माइक ऑन म्यूट एवरीवन. आप लोग पहले ना माइक म्यूट पे किया करो, फिर बातें किया करो. लेक्चर में हो आप लोग, और ट्राई करो कि एक ही जगह कंसंट्रेशन रहे. लेक्चर भी सुनते रहते हो, बातें भी करते रहते हो, कैसे समझ में आएगा? Right on first point. Consider a vehicle of mass m, small m. Consider a vehicle of mass m driven in horizontal circle. Driven in horizontal circle. ये तो आप क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो सर. It's not question, it's an answer. And write down, keep quietly. Varun, I said consider. Question में consider होता है क्या? वरुण, बीच बीच में लेक्चर में बात करते रहोगे तो कैसे समझेगा? अरे नहीं सर. Consider a vehicle of mass m is driven in horizontal circle. Driven in horizontal circle in a well of death. In a well of death having radius r. Having radius r. लिखा सबने फर्स्ट पॉइंट? Yes, sir. यस सर. यस सर. नेक्स्ट लाइन में लिख लो, वो फर्स्ट पॉइंट, लेकिन नेक्स्ट लाइन में लिख लो, लेट v इज द स्पीड ऑफ द व्हीकल. लेट v इज द स्पीड ऑफ द व्हीकल. लिखा सबने? Yes. ओके. अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, हियर द वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर. हियर द वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर. Here the various forces acting on the vehicle are लिखे? Yes, sir. Yes, sir. अब गाइस यहां पर 3 सब पॉइंट होंगे. कितने सब पॉइंट होंगे? 3. सबसे पहला लिखो, वेट ऑफ द व्हीकल एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. Weight of the vehicle acting vertically downwards. Weight of the vehicle acting vertically downward. लिखा सबने? Yes, sir. डायग्राम में दिख रहा है? Yes, sir. ओके.
सेकेंड लिखो, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग हॉरिजॉन्टली एंड टुवर्ड्स द सेंटर. Normal reaction acting horizontally and towards the center. And towards the center. ठीक है, सेकंड पॉइंट. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है? नॉर्मल रिएक्शन किसके टुवर्ड्स है? सेंटर के टुवर्ड्स. ठीक है. थर्ड लिखो, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन between vertical wall force of static friction between vertical wall and tires acting vertically upwards. Acting vertically upwards. Acting vertically upwards. Acting vertically upwards. Done all? Yes, sir. लिखा सब लोगों ने? Yes, sir. ओके. अच्छा, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि अपवर्ड कंपोनेंट डाउनवर्ड कंपोनेंट्स को बैलेंस करता है. यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखो, नॉर्मल वेट ऑफ द व्हीकल. वेट ऑफ द व्हीकल weight of the vehicle is balanced by the force of static friction. Weight of the vehicle is balanced by the force of static friction. Force of static friction. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके. तो अभी गाइज यहाँ पे जो डायग्राम में दिख रहा है, वेट डाउनवर्ड है, मतलब जो भी व्हीकल का वेट है वो डाउनवर्ड में अट्रैक्ट होगा और उसे बैलेंस कौन कर रहा है? अपवर्ड कंपोनेंट. अपवर्ड कंपोनेंट क्या है? एफएस. राइट? यस सर. ओके, लिख लो. and give it equation number 1. mg is equal to fs and give it equation number 1. Done, sir. Done? Yes, sir. नेक्स्ट लाइन में लिखो, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन सेंटर के टुवर्ड्स है तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा वो. नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. नॉर्मल रिएक्शन provides the necessary centripetal force. N is equals to mr omega square. No? mv square upon r. वरुण, लिखे सबने? Yes, sir. गाइस थोड़ा जल्दी लिखो हाँ, क्योंकि लेक्चर खत्म होने को है. वी नीड टू कंप्लीट दैट डेरिवेशन. अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ So स्टैटिक second equation. हाँ, अभी नहीं लिखा. सेकेंड इक्वेशन लिख लो. पहले सेकेंड इक्वेशन लिख लो सब लोग. Done. Done, sir. ओके. अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस.
force of static friction Fs is always less than or equal to mu s into n. आई होप अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि म्यू एस इंटू एन क्या है. Yes or Yes, no? sir. That is a first law of friction. Static friction, which is directly proportional to normal reaction when we convert into equal sign. So here we get the mu s. तो guys यहाँ पे इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं और एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन भी लिख सकते हैं. तो कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही चीज है. ठीक है. सॉरी, ये लिखना है यहाँ पे, ये लिखना है. ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट लिखे. Yes, अब sir. देखो जो भी इक्वेशंस हम लोगों ने एफ एस का फाइंड आउट किया था वो वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. एफ का इक्वेशन क्या था? मास ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? एंड कीप दैट म्यू एस एज इट इज. म्यू एस ऐसे ही रहेगा और एन की जगह पे क्या होगा? एम डी स्क्वायर अपॉन आर. नाउ एम it will get cancelled, so it will remain over there only gravity, which is less than mu s v square upon r. Yes or no? Yes, sir. Yes or no everyone? अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? वेलोसिटी फाइंड आउट करना है ना. तो वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो v स्क्वायर आर जी अपॉन म्यू एस, राइट? v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस. लिखा सब लोगों ने? Yes, sir. तो गाइस ये यहाँ पे मिनिमम लिख लेना है, ये यहाँ पे भी मिनिमम लिख लेना है ताकि आप लोगों को पता रहे. मतलब डेरिवेशन के पॉइंट्स वैसे ही हैं, एक मैक्सिमम फाइंड आउट किया हुआ है, एक मिनिमम फाइंड आउट किया हुआ है. आई होप मैक्सिमम स्पीड मिनिमम स्पीड दोनों ही समझ में आ गई होगी. Sir, done. डन ऑल. Yes, sir. समझ में आया सबको? पॉइंट समझ में आया? Yes. वरुण, हाँ वरुण तू किससे बात करता रहता है ड्यूरिंग द लेक्चर? अरे नहीं सर, कुछ काम का. कुछ नहीं सर. Varun थोड़ा sir, पढ़ाई पे ध्यान दो. why are Varun. you talking during lectures? सर थोड़ा एकदम रोटेशन डायनामिक्स का मैंने थोड़ा बहुत वरुण. हो गया तो मैंने कर लिया. हाँ सर. हाँ मैम. हाँ मैम. लिसन गाइस, लेक्चर के मिड में बिल्कुल बात नहीं करना, क्योंकि कंसंट्रेट नहीं करोगे डेरिवेशन समझ में नहीं आएंगे. इज दैट क्लियर वरुण? हाँ मैम. एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आएंगे तो कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा, ये बात याद रखना आप लोग. सो इट्स बेटर सब कुछ समझा. कि लेक्चर के मिड में बिल्कुल भी बात ना हो. और जब मैं पूछता हूं तो उस टाइम पे बोलना है आपको. बोलने का मौका देता हूं ना सबको. ओके ओके गाइस, देन विल स्टॉप हियर. मैम, Thank you so much, sir. आई विल स्टॉप हियर. ओके मैम, बाय बाय. और क्या चाहिए बेटा?